ये राजनीति एक स्तर पर चलती है और इसका सबसे नंगा स्वरूप आपने देखा हो तो अभी आपको दिखा दे जाएगा। देखिए कैसे होता है। यूरोप के कुछ देशों ने इराक युद्ध का विरोध किया, आपको मालूम है, फ्रांस ने किया, लेकिन आपको ये मालूम है कि इन्होंने हथियार बेचने से अपने को पीछे नहीं रखा। उन्होंने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध हुआ और हथियार बिके तो हथियार बेचने में आगे। फ्रांस भी आगे है, जर्मनी भी आगे है, ब्रिटेन भी आगे है। और ये नूरा कुश्ती होती है, एक हिंदी शब्द होता है नूरा कुश्ती, बाहर दिखाना कि सच में दो पहलवान लड़ रहे हैं, अंदर से दोनों एक ही है। यूरोप और अमेरिका कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। आपको और मुझको बताने के लिए कभी कभी दुश्मनी का नाटक करते हैं, जैसे फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका का बहुत विरोध किया इराक युद्ध के विरोध में, लेकिन वास्तविकता में अंदर खाने क्या हुआ, फ्रांस ने भी हथियार बेचे, जर्मनी में भी हथियार बेचे, ब्रिटेन ने भी हथियार बेचे, अमेरिका ने भी हथियार बेचे। अरबों डॉलर के हथियार अभी इराक हमले के समय इस्तेमाल हुए। इसी तरह अफगानिस्तान में हुआ। तो युद्ध की जो राजनीति है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली राजनीति है यूरोपियन देशों को और अमेरिका को। ये एक बात। दूसरी एक बात हमें और समझनी चाहिए, वो ये समझनी चाहिए कि ये यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं हथियारों का उत्पादन करते हैं, उसके अलावा दवाएं भी बनाते हैं, रासायनिक खाद भी बनाते हैं, टूथपेस्ट टूथ पाउडर भी बनाते हैं, कपड़े भी बनाते हैं, जूते चप्पल भी बनाते हैं, खेल कूद के खिलौने भी बनाते हैं, ये चीजें भी बनाते हैं। और युद्ध के अलावा जो कुछ वो बनाते हैं उसका खपत करने की गुंजाइश उनके देश में बहुत कम है। अर्थात अमेरिका और यूरोप के देशों में युद्ध के हथियारों के अलावा जितनी चीजों का उत्पादन होता है उनकी खपत उनके यहां सबसे कम होती है। कारण क्या है? यूरोप और अमेरिका की आबादी बहुत कम है। यूरोप की कुल आबादी अगर आप गिनना शुरू करें तो गिनिए, फ्रांस की आबादी 6.5 करोड़, ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ के आसपास, जर्मनी की आबादी लगभग 5 करोड़, 5.25 करोड़, स्वीडन की आबादी 1 करोड़ के आसपास, स्विट्जरलैंड की आबादी 1 करोड़ से कम, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, तीनों की आबादी 1 करोड़ से कम। ये सभी देशों की कुल आबादी बहुत कम है। यूरोप के सब देशों को एक साथ इकट्ठा कर दो तो भारत के एक प्रदेश से छोटे हैं, उत्तर प्रदेश। हमारे अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी 18 करोड़, 18 कोटि। तो इन देशों की आबादी बहुत कम है। आबादी कम होने से कंजम्पशन कम है, उत्पादन तो बहुत है लेकिन उपभोग उसका उतना नहीं है। और अमेरिका की आबादी अगर आप कुल मिला के देखो तो 27 करोड़। तो 27 करोड़ अमेरिका की आबादी और यूरोप के देशों की कुल आबादी अगर ये जोड़ दिया जाए तो ये दुनिया का कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा बैठेगा तो 40-50 करोड़ के आसपास का एरिया है। इससे ज्यादा यहाँ लोग नहीं रहते। तो इनके यहाँ लोग तो बहुत कम रहते हैं और दुनिया में इस समय अगर कुल मिला के देखा जाए तो 650 करोड़ लोग रहते हैं। 650 करोड़ में से मात्र 50 करोड़ लोग यूरोप और अमेरिका में रहते हैं। तो इनके यहाँ समस्या क्या होती है कि ये टूथपेस्ट बनाते हैं इस हिसाब से कि 100 करोड़ लोग इस्तेमाल करें, टूथ पाउडर बनाते हैं इस हिसाब से कि 100 करोड़ लोग इस्तेमाल करें, कोई भी चीज बनाते हैं इस हिसाब से कि 100 करोड़ लोग इस्तेमाल करें, लेकिन उनके यहाँ इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो इनके यहाँ होता यह है कि उत्पादन तो बहुत हो जाता है, खपत उसकी होती नहीं है। और इन्होंने एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत अपनाया हुआ है जिसमें यह कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अरे खपत होती नहीं है तो उत्पादन बढ़ाने से फायदा क्या? तो कहते हैं कि खपत बढ़ाने के लिए दूसरे देशों में माल अपना बेचते जाओ, बेचते जाओ, बेचते जाओ। तो माल बने अमेरिका और यूरोप में और बिके दूसरे देशों में जाकर। तो इनकी कोशिश क्या रहती है यूरोप और अमेरिकी देशों की कि ये माल जो भी पैदा करें दूसरे देशों में इनका माल बिकता रहे और ज्यादा से ज्यादा इनका माल बिकता रहे। इसके लिए ये कुछ भी साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाने के लिए लगे रहते हैं। अमेरिका में पैदा हुआ माल यूरोप के देशों में पैदा हुआ माल भारत में बिके, पाकिस्तान में बिके, बांग्लादेश में बिके और पड़ोसी हमारे कोई भी देश फिलीपींस में बिके, इंडोनेशिया में बिके, मलेशिया में बिके, सब देशों में उनका माल ज्यादा से ज्यादा बिके क्योंकि उनके यहाँ अपना माल बिकने की गुंजाइश कम है। तो इस कोशिश में ये लगे रहते हैं। अब जब कोई देश
अपने अतिरिक्त माल को, जिसको सरप्लस कहते हैं, सरप्लस प्रोडक्ट्स को दूसरे देश में जबरदस्ती बेचने की कोशिश करेगा तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। तो यूरोप और अमेरिका के देश जब जबरदस्ती अपना माल दूसरे देशों में ले जाकर बेचने की कोशिश करते रहे हैं तो आपस में झगड़े होते रहे हैं। इन झगड़ों का निपटारा करने के लिए गेट नाम की एक संस्था बनी 1948 में, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। झगड़े क्या है? अमेरिकी और यूरोप के देश चाहते हैं कि भारत में सारा माल उनका बिके, भारत के लोग चाहते हैं कि भारत में उनका माल बिके। अब झगड़ा होगा। पाकिस्तान में चाहते हैं अमेरिकी और यूरोप के देश के हमारा सब माल बिके, लेकिन पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी माल बिके। इंडोनेशिया में चाहते हैं अमेरिकी और यूरोपियन देश के हमारा सबसे ज्यादा माल बिके, लेकिन इंडोनेशिया के लोग चाहते हैं कि हमारे देश में हमारा माल बिके। तो इसमें झगड़े होना स्वाभाविक है। तो ये झगड़ों का निपटारा कैसे हो, इसके लिए एक संस्था बने, संगठन बने। यही संस्था और संगठन का नाम रख दिया गैट। ये बन गया 1948 में। मैंने आपसे कहा कि भारत इसके बनाने के समय मेंबर रहा, अमेरिका भी इसमें मेंबर था, फ्रांस भी था, जर्मनी भी था, ब्रिटेन भी था। 23 देशों ने मिलकर इसको बनाया। बाद में क्या हुआ, धीरे 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 और भी देश इसमें शामिल हो गए। बाद में कुछ 35 देश आए, 4-5 साल के बाद और 10-12 देश आए। ऐसे करते 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 आज इसमें 126 देश शामिल हैं। दुनिया में देशों की संख्या है 204 और उसमें से 126 शामिल हैं गैट नाम के संस्था के अंदर या समझौते के अंदर। ये सभी देशों ने आपस में मिलकर एक नियम बनाया कि जब भी अतिरिक्त सरप्लस प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचने पर कोई भी झगड़ा होगा, टैक्स का झगड़ा हो या क्वांटिटी का झगड़ा हो, रिस्ट्रिक्शन का झगड़ा हो, कोई भी झगड़ा हो, इनका निपटारा करने के लिए हम आपस में बैठकर गैट में बात करेंगे, नियम कायदे कानून उसके हिसाब से बनाएंगे। 1948 में जब ये गैट शुरू हुआ तो 1986 तक ये गैट इसी आधार पर काम करता रहा। आधार क्या? अगर कोई देश का सामान दूसरे देश में बिकने के लिए जाता है और वहां कोई झगड़ा शुरू होता है तो उस झगड़े का निपटारा करना गैट का काम है। इस आधार पर यह काम करता रहा 1948 से 1986 तक। लेकिन 1986 में आने के बाद, 1986 का साल जब आ गया 1986 का, तब अमेरिकी और यूरोपियन देशों ने यह तय किया कि हमें गैट का उपयोग और ज्यादा तरीके से करना है। और ज्यादा तरीके से क्या करना है? अगर वो कोई अपना माल लेके भारत में बेचने के लिए लाते हैं और भारत की सरकार कहती है कि नहीं, हम ये माल नहीं बिकने देंगे, और उसको रोकने के लिए वो कोई कदम उठाती है, तो इन अमेरिकी और यूरोपियन देशों ने आपस में मिलकर तय किया कि हम कुछ ऐसे कानून बनवाएं ताकि हमारा माल रोकने के लिए कोई भी कदम दुनिया की सरकारें ना उठाएं। अक्सर ये झगड़े होते थे। अमेरिका का कोई माल भारत में आया, हमारी जरूरत नहीं है, सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया। उदाहरण के लिए, अमेरिका के देशों से संतरा भारत में बिकने के लिए आया। हम भारत में भरपूर मात्रा में संतरा पैदा करते हैं और हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है अमेरिकी संतरा खाने की, हमें जरूरत भी नहीं है, हमारे विदर्भ में बहुत अच्छा संतरा होता है। तो भारत सरकार ने अमेरिकी संतरे पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो होता है टैरिफ, माने टैक्स लगा दिया, इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि अमेरिकी संतरा भारत के संतरे से सस्ता ना बिक पाए, इतना टैक्स लगा दो। तो उसको कहते हैं टैरिफ बैरियर, ताकि अमेरिकी संतरा भारत में बिकने के लिए ना आए। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। वो क्या होता है? अगर अमेरिका ने बहुत जोर डाला और भारत सरकार को कन्विंस कर लिया तो भारत सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, साल में 10 किलो संतरा अपना तुम भारत में बेचो, 10 किलो से 1 किलो भी ज्यादा हुआ तो हम फिर पाबंदी लगा देंगे। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो 2 तरीके से बाहर से आने वाले सामान को रोका जाता है किसी भी देश में। भारत भी रोकता है, पाकिस्तान भी रोकता है, अमेरिका भी रोकता है, फ्रांस भी रोकता है, जर्मनी भी रोकता है। हर एक देश अपने बाजार में आने वाले विदेशी सामान को रोकने के लिए ये 2 ही रास्ते अपनाता है। या तो वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाता है या तो उसके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा लगा देता है कि वो महंगा हो जाए। ये तरीके से अमेरिका और यूरोप के देशों का सामान भारत में रोका जाता था। इन देशों ने क्या सोचा कि अगर हम ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन और टैरिफ बैरियर दोनों समाप्त करा लें तो फिर भारत या भारत जैसे तमाम देश हमारा कोई माल रोक नहीं पाएंगे अपने बाजार। हम जितना चाहेंगे उतना माल भारत और भारत और भारत के पड़ोसी देशों में बेच पाएंगे। उनके यहाँ परेशानी क्या है? मैंने आपसे कहा कि माल का उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन उसका है नहीं।
अब जब उत्पादन ज्यादा होता है और उपभोग कम होता है तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में एक संकट आता है, उसको कहते हैं मंदी, रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी। तो ये यूरोप और अमेरिका के देशों में चलती है भयंकर आर्थिक मंदी, और मंदी का कारण यह है कि उनके यहां पैदा हुआ माल ज्यादा उनके यहां बिकता नहीं और दूसरे देशों में भी बिकने की गुंजाइश नहीं। तो माल तो ज्यादा हो रहा है लेकिन उत्पादन तो होने से कोई लाभ नहीं, उपभोग होता नहीं है, तो उसमें से जो लाभ आना चाहिए आता नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि अपने देश की जो मंदी है उसको दूर करने के लिए हम भारत जैसे तमाम देशों में जहां पर बाजार बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है, 103 करोड़ की लोक संख्या हमारी, चीन की 140 कोटि की लोक संख्या, और चीन और भारत को मिला दें तो आधी दुनिया, 140 कोटि और 103 कोटि तो 243 कोटि हो गया, लगभग आधी दुनिया हो गई। और फिर हमारे पड़ोसी देशों को देखें, इंडोनेशिया 18 कोटि का देश, पाकिस्तान 14 कोटि का देश, 18 कोटि के यूरोप में कोई देश नहीं है। मैंने आपसे कहा ना यूरोप का सबसे बड़ा देश है जो ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी 6-6, 7-7 कोटि से नीचे के हैं, लेकिन एक ही देश है 18 कोटि का, इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर फिलीपींस, फिर थाईलैंड, फिर ये सब देश। तो ये सब जो एशिया के देश हैं, अगर एशिया को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये दुनिया का, एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका के देश देखो, नाइजीरिया 19 कोटि का देश, सूडान, लीबिया 12-13 कोटि के देश, और नीचे आ जाइए साउथ अफ्रीका 11 कोटि का देश। तो ये अफ्रीका और एशिया के देशों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो 3/4 दुनिया तो यही है, और यही 3/4 दुनिया के बाजारों में यूरोप और अमेरिका का माल ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए। ये इसके ऊपर टैरिफ बैरियर ना लगाएं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, ये 1986 में यूरोप और अमेरिका की सरकारों ने आपस में बैठ के तय किया कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं ताकि हमारे माल पर कोई रोक टोक ना लगे, इन देशों में आसानी से जाए। तो इसके लिए इन्होंने बोलना शुरू किया कि गैट के नियम चेंज करो, गैट के कानून चेंज करो, नियम चेंज करो, पुराने हो गए हैं, 30 साल पुराने हो गए, 35 साल पुराने हो गए, 40 साल पुराने हो गए। नियम कभी बने थे? 1948 में, और बात शुरू हो गई 1986 में। तो इन्होंने बोलना शुरू किया बहुत पुराने हो गए, बदल करो बदल करो बदल करो। तो गैट में आपस में मिलके एक तय कर लिया कि हम अब पुराने नियम बदलेंगे। तो पुराने नियम बदलेंगे तो नए नियम बनेंगे, तो नए नियम बनाने के लिए एक समिति बनाओ। तो एक समिति बनाई गई, उस समिति का अध्यक्ष एक व्यक्ति को बनाया गया, उसका नाम था आर्थर डंकल। वो समिति का अध्यक्ष बना और उसने अपने समिति में काम करने के लिए 20-25 लोगों को चुन लिया कि ये मेरे साथ काम करेंगे। तो वो समिति बन गई, समिति ने काम शुरू किया। समिति ने 1986 में जब ये काम शुरू किया तो दुनिया के सभी देशों के लिए एक प्रस्ताव बना दिया, एक ड्राफ्ट बना दिया, उसी का नाम हो गया डंकल ड्राफ्ट। बाद में उसका नाम हो गया गेट एग्रीमेंट, और 1 जनवरी 2005 से उसका नाम हो जाएगा WTO एग्रीमेंट। जब ये लागू होगा तो अब इसका नाम होगा WTO एग्रीमेंट। ये 3 पड़ाव इसके थे, पहले ये था गेट करार, उसके पहले था डंकल प्रस्ताव, अब हो जाएगा WTO एग्रीमेंट। तो ये जो प्रस्ताव बना आर्थर डंकल के द्वारा, इसमें बाद में कुछ और भी जोड़ हुआ, कुछ घटाव हुआ, तो प्लस माइनस होता रहा। अभी ये फुल फ्लेज होके आ गया है और वही मेरे हाथ में है जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। ये जो इन्होंने बना दिया है प्रस्ताव, यूरोप और अमेरिकी देशों के सरकारों के कहने पर आर्थर डंकल और उसके सहयोगियों ने जो प्रस्ताव बना दिया है, इसमें लगभग 2000 शर्तें हैं, और इसकी शर्तें बड़ी विचित्र विचित्र हैं। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भारत सरकार ने किया 15 दिसंबर 1994 को। भारत के बाद इस पर हस्ताक्षर किया अमेरिका ने। हां, एक बात जो किसी के ध्यान में नहीं है, गेट करार पर, डंकल प्रस्ताव पर, WTO एग्रीमेंट पर भारत सरकार ने पहले हस्ताक्षर किया है, अमेरिका ने उसके बाद किया है, और अमेरिका के बाद यूरोप के देशों ने किया है। सबसे बाद में इस पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे बड़ा देश है चीन। चीन ने अभी मुश्किल से 2 साल पहले इस पर हस्ताक्षर किया है।
भारत ने तो 1994 में किया, अमेरिका ने 1995 में किया, यूरोप के देशों ने 1996 के बाद में किया। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भारत ने पहले हस्ताक्षर किया, अमेरिका ने बाद में क्यों किया? अमेरिका के मन में पहले से एक बहुत बड़ी साजिश थी, योजना थी चोरी करने की, बेईमानी करने की, इसलिए उसने भारत को पहले प्रेशराइज किया, तुम हस्ताक्षर कर दो। जब भारत की ओर से यह बात अमेरिका की तरफ कही गई कि भाई आप भी तो करो, तो उन्होंने कहा हम तो कर देंगे, तुम पहले कर दो। हाँ, हम तो कर देंगे। और भारत की सरकार इसमें फंस कैसे गई हस्ताक्षर पहले करने में? आप याद करिए 1991 में भारत में जब सरकार बनी थी तो भारत की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब हालत थी कि हमारे देश का सोना गिरवी रख के हमने कर्ज लिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड से। 47 मीट्रिक टन हमने सोना गिरवी रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड में। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलो होता है, 47,000 किलोग्राम सोना हमने गिरवी रखा था। 1 किलो सोना लगभग इस समय 7 लाख रुपए के आसपास है। आप कल्पना कर सकते हैं हमने कितना देश का धन गिरवी रखा था। हालत बहुत खराब थी, हमने कर्जा लिया था, सोना गिरवी रखा था। उसी समय अमेरिकी और यूरोपियन देशों को मौका मिल गया। मौका क्या मिल गया? हमने इन देशों की तरफ भी हाथ फैलाया था कर्जे के लिए, तो इन्होंने कहा तुमको कर्जा चाहिए तो गेट करार साइन कर दो, पहले WTO साइन कर दो। तो भारत सरकार को कर्जे के लालच में फंसाकर इन्होंने ये हस्ताक्षर पहले करा लिया। अच्छा, मजे की बात क्या हुई, एक और इंटरेस्टिंग बात जो शायद आप नहीं जानते, जैसे ही भारत ने हस्ताक्षर किया दुनिया के 77 देशों ने अगले ही दिन हस्ताक्षर कर दिया। हाँ, 77 देशों ने अगले ही दिन कर दिया। भारत ने 15 दिसंबर को किया 1994, 16 दिसंबर 1994 को दुनिया के 77 देशों ने हस्ताक्षर किया। ये देश कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कीनिया, सोमालिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, ये सब देशों ने किया। जब इन देशों से यह पूछा गया कि तुमने हस्ताक्षर क्यों किया, तो उन्होंने कहा जी भारत ने किया तो हमने कर दिया। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट उनका यही कहना था, जी भारत ने किया तो हमने कर दिया। तो भारत ने क्या किया और तुमने क्यों किया? तो वो कहते थे जी भारत सरकार ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, हमको इसमें सोचने की भी फुर्सत नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अच्छा, इन सब देशों ने ये जो कहा इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कारण क्या है कि ये जो 77 देश थे ना, इनका लीडर था भारत। हाँ, ये देशों को दुनिया में कहा जाता है G77। तो ये जो G77 थे, इनका था लीडर भारत। 94 में भारत G77 का अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था। तो जब प्रेसिडेंट ने साइन किया तो नीचे मेंबर तक सबने साइन कर दिया। इन्होंने ना सोचा ना विचारा कि हमको क्या होगा, हमको क्या होगा, हमको क्या होगा। उन्होंने क्या कहा, जो भारत को होगा वो हमको होगा, ऐसा हो गया। बाद में G77 के देशों के कोने जब इसको देखना, पढ़ना, समझना शुरू किया, तब उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। और अब यही G77 में 25-26 ऐसे देश हैं जो गेट को रद्द करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उनमें एक है सोमालिया, एक है इथियोपिया, वेस्ट इंडीज बहुत छोटा सा देश है, देश नहीं कहना चाहिए, द्वीपों का समूह है वेस्ट इंडीज। वो बहुत बड़ा अभियान चला रहा है, गेट को रद्द होना चाहिए। और लास्ट कॉन्फ्रेंस जब हुआ था गेट का, तो सबसे बड़ा विरोध उन्होंने ही किया था, वेस्ट इंडीज के प्रतिनिधियों ने। अब वो कह रहे हैं कि भाई धोखा हो गया, हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं, समझा नहीं, हम तो भारत के ऊपर निर्भर थे, भारत की सरकार ने भी ना देखा, ना सोचा, ना समझा, साइन कर दिया। भारत की सरकार का प्रॉब्लम क्या था? बेगर्स हैव नो चॉइस, साइन करो। हमको कर्ज लेना है तो कर्ज की शर्त लगा दी उन्होंने, शर्त लगा दी तो ये साइन कर लिया। अब जब भारत ने हस्ताक्षर कर दिया, उसके बाद अमेरिका ने हस्ताक्षर किया। क्यों, वो आपको मैं बताता। अमेरिका ने क्या किया कि जैसे ही हस्ताक्षर हुआ उसके तुरंत बाद अमेरिका ने अपना संविधान में परिवर्तन कर लिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंज किया, और ये चेंज किया बिल क्लिंटन ने। बिल क्लिंटन के समय में, बिल क्लिंटन ने नहीं, अमेरिका की संसद ने चेंज। उन्होंने परिवर्तन क्या किया, अमेरिकी संविधान में एक प्रावधान डाल दिया जो पहले नहीं था। 1994 के पहले वो नहीं था। 1994 में उन्होंने एक प्रावधान डाल दिया कि आज के बाद, माने जिस दिन अमेरिका के संविधान में ये संशोधन हो रहा है, आज के बाद अमेरिका की संसद का बनाया हुआ कोई भी कानून
दुनिया की सभी अंतरराष्ट्रीय संधियों के ऊपर होगा। इसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा, ऑलवेज अमेरिकन लॉ विल प्रवेल, ऑलवेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रवेल, ऑलवेज अमेरिकन पार्लियामेंट विल बी द सुप्रीम। अर्थात अमेरिकी संसद अगर कोई कानून बनाती है और गेट करार से वो मेल नहीं खाता है, गेट करार और अमेरिकी संसद के कानून में झगड़ा होता है, तो गेट करार का कानून बदल होगा, अमेरिकी कानून बदल नहीं होगा, ये इसका मतलब है। ये उन्होंने परिवर्तन किया। ये परिवर्तन जब उन्होंने किया और इस परिवर्तन को बाद में उन्होंने डलवा दिया, ठीक है, और ये कैसे किया है मैं इसको समझाता हूं। गेट एग्रीमेंट में एक सेक्शन है 102, सेक्शन नंबर 102। वो क्या कहता है मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, फिर आपको उसका अर्थ भी बता दूं। अकॉर्डिंग टू द गेट सेक्शन 102, व्हेन देयर इज अ ट्रेड डिस्प्यूट अंडर गेट, the US law will proceed over GATT। ये डलवा दिया उन्होंने। अब इतने से में ही सारा खेल खत्म हो गया। फिर आगे, the US law will proceed over GATT in every case, not just in some cases, not just in most cases, but in every case। अर्थात गेट करार का कानून और अमेरिकी संसद के कानून का जब भी झगड़ा होगा तो अमेरिकी संसद का कानून ही माना जाएगा, गेट का कानून नहीं माना जाएगा किसी भी केस में, किसी भी क्षेत्र में। ये इन्होंने कर लिया। अगर अमेरिका ये पहले करता 94 के पहले, तो भारत को भी मौका मिल जाता ये करने का, और भारतीय सरकार भी अपने संविधान में संशोधन कर लेती और भारत के संविधान में ये डाल दिया जाता कि भारत का संविधान और गेट करार में जब भी झगड़ा होगा देन ऑलवेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। या हम भी ये कर सकते थे, ऑलवेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोसीड ओवर गेट इश्यूज। हम भी ये कर सकते थे, कानून के लिए कर सकते थे, संविधान के लिए कर सकते थे। अमेरिका ने ये बात अंतिम समय तक छुपा के रखी, चालाकी के साथ ये सब किया कि पहले भारत सरकार ने साइन कर दिया, फिर उन्होंने अपने अमेंडमेंट कर लिया, अमेंडमेंट करने के बाद साइन किया। तो अब अमेरिका के लिए परेशानी कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा परेशानियां हैं वो भारत के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, इंडोनेशिया के लिए, मलेशिया के लिए, सऊदी अरब के लिए, संयुक्त अरब अमीरात के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, ओमान के लिए। ये जो छोटे छोटे देश हैं इनके लिए सबसे ज्यादा परेशानियां। छोटे देश किस मामले में? पैसे के मामले में। वैसे तो बहुत बड़े देश हैं। अगर इनके संसाधनों की बात करें तो इनके पास इतने संसाधन हैं जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। अगर इनके स्किल्ड लेबर की बात करें तो इनके पास इतना स्किल्ड लेबर है जो दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता। रिसोर्सेज की बात करें तो इतने रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो ये देश छोटे हैं, बस एक ही स्थिति में पूंजी कम है, सरप्लस कैपिटल नहीं है, बाकी सब कुछ सरप्लस है हमारे पास, कैपिटल सरप्लस नहीं। और यूरोप और अमेरिका में अगर कोई एक चीज है तो उनके पास सरप्लस कैपिटल है, बाकी कुछ नहीं है। तो आज जो परिभाषा की जाती है दुनिया में, अमीर कौन है, गरीब कौन है, तो ये कहा जाता है कि जिनके पास सरप्लस कैपिटल है वो अमीर हैं और जिनके पास सरप्लस कैपिटल नहीं है वो गरीब हैं। अगर इस परिभाषा को बदल दिया जाए और ऐसे कहा जाए कि जिनके पास संसाधन सबसे ज्यादा हैं तो वो फिर भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, और जिनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं है वो यूरोप के देश हैं। या इस तरह से परिभाषा किया जाए कि जिन्होंने अपने सारे संसाधनों का नाश कर लिया है वो यूरोप और अमेरिका हैं, और जिनके संसाधन अभी भी बचे हुए हैं वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश हैं। परिभाषा उनकी चल रही है दुनिया में। अमीर और गरीब होने की परिभाषा जो है वो सरप्लस कैपिटल के आधार पर है, पर कैपिटा इनकम के आधार पर है। अगर हम दूसरे तरह से परिभाषा करना शुरू करें तो हम शायद बहुत अमीर होंगे और ये अमेरिका, यूरोप वाले बहुत गरीब होंगे। बायोमास के हिसाब से परिभाषा करें, हम हमारी प्रकृति में मिलने वाली चीजों के हिसाब से परिभाषा करें तो हम शायद सबसे अमीर होंगे, लेकिन परिभाषा वही चल रही। तो इन्होंने किया चालाकी से एक काम, संशोधन करने का। संशोधन करके इन्होंने गेट करार साइन कर दिया, और गेट करार साइन होने के बाद अमेरिका और यूरोप की मजे ही मजे हैं, बल्ले ही बल्ले है, और ये जो गरीब देश हैं ये बेचारे मरने की तैयारी में। अब इसमें मुश्किल क्या है? गेट करार के बारे में कोई और बात मैं कहूं, और उसके पहले एक बात मैं आपको पढ़ के सुना दूं। इसमें सबसे पहले चैप्टर में, पहले ही पैराग्राफ में
शुरू में ही सबसे पहले एक बहुत महत्व की बात लिखी हुई है, नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। अर्थात ये पूरे के पूरे समझौते में जब तक सारी शर्तों को आप एक साथ नहीं माने तब तक कोई भी एक शर्त नहीं मानी जाएगी। अर्थात ये जो लगभग 2000 से ज्यादा शर्तें इसमें हैं, ये पूरी की पूरी एक साथ आपको माननी है, तभी गेट करार आपने स्वीकार किया है ऐसा माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अब इसकी शर्तें क्या हैं? शर्तों के बारे में मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बात करता हूं। इसमें सबसे गंभीर जो मुझे तकलीफ देती हैं शर्तें, वो खेती के विषय में है, हमारे देश में किसानों के लिए है। इसमें है एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 50 से ज्यादा शर्तें हैं लगभग। उनमें से एक दो शर्त की बात करूंगा क्योंकि सब नहीं कर सकता, समय बहुत चाहिए। पहली ही शर्त इसमें यह है कि भारत देश जब भी गेट करार साइन किया उस दिन के बाद जब आपका ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाए, तब ग्रेस पीरियड समाप्त हो गया 15 दिसंबर 2004 को, माने 1 जनवरी 2005 इसके लिए शुरू का समय रखा गया। तो 1 जनवरी 2005 से ये शर्तें लागू करनी है। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये है, अंग्रेजी में है, बहुत लंबा है, शॉर्ट में सरल भाषा में हिंदी में बात करता हूं। पहली शर्त यह है कि आप 1 जनवरी 2005 के बाद भारत के किसानों को, हमारे देश के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सब तरह की सहायता बंद करिए। सहायता माने सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता। जब भी सहायता की बात की जाएगी तो समाज के द्वारा मिलने वाली सहायता नहीं, सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता। तो भारत सरकार से शेतकरी बांधवों को जो सहायता मिलती है 1 जनवरी 2005 के बाद उसको बंद करिए। कैसे बंद करिए? पहले साल में उसमें कटौती करिए 24%, दूसरे साल में जो बची हुई है उसमें कटौती करिए 24%, फिर तीसरे साल में 24%, ऐसे करते करते 6-7 साल में सारी सहायता बंद करिए। ये सहायता क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्सिडी, हिंदी में कहते हैं सहायता। सब्सिडी शायद आपको जल्दी समझ में आए। तो भारत के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सब्सिडी 1 जनवरी 2000 से खत्म करिए, ये है पहली शर्त। शर्त है खत्म करिए। और कैसे खत्म करिए? जो सहायता भारत के शेतकरी बांधवों को मिलती है उसका 24% पहले वर्ष में कम कर दीजिए, दूसरे वर्ष में जो बचा हुआ है उसका 24% कम कर दीजिए, तीसरे वर्ष में, और ऐसे करते करते 6-7 वर्ष में पूरा खत्म हो जाए। शेतकरी बांधवों को सहायता क्या है? हमारे देश में 2 तरह की सहायता है, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरी परोक्ष, डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी। वो क्या है? हमारा कोई भी शेतकरी बांधव कुछ भी बाजार में बेचने के लिए जब जाता है तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है हर चीज का। जैसे कापूस का न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम खरीदी मूल्य तय होता है सरकार के द्वारा। उसका अर्थ यह होता है कि इस कीमत से कम कीमत पर कापूस नहीं बिकेगी, नियमितः बिकती है वो एक अलग बात है, कहीं 2100 है ऐसा है, लेकिन बिक रहा है 1700 रुपए क्विंटल। हो सकता है अगले साल 1500 पे भी ना बिके, 1400 पे भी ना बिके। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया सरकार ने वो एक है, और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य एक होता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के बारे में भारत में मैं थोड़ा अध्ययन करता हूं पिछले 8-10 वर्षों से, तो हमेशा मुझे ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य है उससे भारत में थोड़ा मूल्य ज्यादा ही रहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और भारत के मार्केट का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसके बीच का जो गैप है वही सरकार की सब्सिडी माना जाता है। अर्थात अगर कोई शेतकरी बांधव अपनी कापूस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे और वहां पर वो 1700 रुपए क्विंटल बिके या 1500 रुपए क्विंटल बिके, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 2200 रुपए क्विंटल भाव तय किया है, तो प्रति क्विंटल 700 रुपए सब्सिडी माना जाएगा। ये होती है डायरेक्ट सपोर्ट, डायरेक्ट सब्सिडी। और ये सभी वस्तुओं में है, कापूस में भी है, गेहूं में भी है, चावल भी है, तुअर भी है, सभी जगह ऐसा होता है। दूसरी तरफ होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट। इनडायरेक्ट सपोर्ट क्या होता है कि हम जब भी बाजार से रासायनिक खाद खरीदते हैं, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, तो इसका बाजार जो मूल्य है एक शेतकरी के लिए उसका बाजार मूल्य है 250 से 250 रुपए का 50 किलो। और वही रासायनिक खाद यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जब फैक्ट्री में बनती है, कारखाने में बनती है, तो उसका उत्पादन मूल्य होता है 500 रुपए का 50 किलो।
माने 1000 रुपए क्विंटल के आसपास होता है एवरेज। तो 1000 रुपए क्विंटल में उत्पादन होता है और 500 रुपए क्विंटल में बाजार में वो बिकता है। तो ये जो 500 रुपए क्विंटल का घाटा है ये सरकार उठाती है और ये शेतकरी की तरफ से सरकार देती है खाद बेचने वाली कंपनियों को। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट सपोर्ट। इसी तरह से बिजली है, भारत के शेतकरी को बिजली थोड़ा सस्ते में है और उद्योगपति को थोड़ा ज्यादा है, घर में भी थोड़ा ज्यादा है, उद्योग में भी ज्यादा है, शेतकरी को थोड़ी सस्ती है। इसी तरह से बीज के क्षेत्र में होता है, बियारण में होता है, सब जगह। तो एक होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट, एक है डायरेक्ट सपोर्ट। अब गेट करार की शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद आप ये सब खत्म करिए, डायरेक्ट सपोर्ट भी खत्म करिए, इनडायरेक्ट सपोर्ट भी खत्म करिए, डायरेक्ट सब्सिडी खत्म करिए, इनडायरेक्ट सब्सिडी खत्म करिए। और भारत सरकार को WTO की काउंसिल ने एक कैलकुलेशन करके अभी भेज दिया है कि 1 साल के अंदर आपको कहां कहां सब्सिडी कितनी कम करनी है। तो भारत सरकार ने वो कैलकुलेशन, मेरे पास अभी मैंने देखा 2-3 दिन पहले, भारत देश के एक बहुत उच्च स्तर के अधिकारी के हाथ में वो था, बेंगलोर में मैं था, तो उसने मुझे दिखाया कि देखो राजू भाई ये कैलकुलेशन आया है। तो वो कैलकुलेशन में उन्होंने बताया है कि भारत की सरकार 1,16,000 कोटी रुपए की सब्सिडी कुल मिलाकर दे रही है अलग अलग मदों में, ये आपको कम करनी है। अब सब्सिडी कम करनी है तो इसका परिणाम क्या है? इसका सीधा परिणाम यह है, सबसे पहला परिणाम यह होगा, यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट की सब्सिडी अगर कम होती है तो उसकी कीमत बढ़ना शुरू होगी। अभी जो मैंने आपसे कहा कि 500 रुपए क्विंटल पे यूरिया बिक जाता है, वो 1000 रुपए क्विंटल हो सकता है। और बाजार में जिस तरह से टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो वो 1200 रुपए क्विंटल भी हो सकता है। कभी को डीजल पेट्रोल का भाव और बढ़ जाए तो और महंगा हो सकता है, क्योंकि यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट आप जानते हैं पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है। तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ते हैं तो इनका भी कीमत बढ़ने लगता है। सब्सिडी इनडायरेक्ट खत्म होगी और डायरेक्ट भी खत्म होगी। डायरेक्ट सब्सिडी खत्म होगी तो सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से थोड़ा ज्यादा, ये नहीं कर पाएगी। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस कीमत पर कापूस बिक रही होगी वही कीमत पर महाराष्ट्र की सरकार भी कापूस की खरीदी कर सकेगी, थोड़ा भी ज्यादा कीमत पे नहीं ले पाएगी वो। अब मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कापूस का भाव 1500 रुपए क्विंटल हो जाए तो अगले साल महाराष्ट्र में भी यही भाव पे सरकार को कापूस खरीदनी पड़ेगी। अगर सरकार ने नहीं खरीदा तो गेट करार का उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन है कि आपको ये पेनल्टी, ये पेनल्टी, ये पेनल्टी, ये जुर्माना, ये जुर्माना, ये जुर्माना। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगले वर्ष से भारत की सरकार किसी भी शेतकरी बांधव को कोई मदद ज्यादा नहीं कर पाएगी, ज्यादा कीमत पे कापूस नहीं खरीद पाएगी, ज्यादा कीमत पे धान नहीं खरीदेगी, ज्यादा कीमत पे गेहूं नहीं खरीदेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव जो है ना उसी पे खरीदा जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव हमेशा गिरा रहता है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा गिरा रहता है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और यूरोप की खेती उत्पन्न जितने आते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स जितने आते हैं, उन पे सब्सिडी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी कीमत हमेशा गिरी रहती है। अमेरिका में सबसे ज्यादा सब्सिडी शेतकरी बांधवों को ही मिलती है। एक वर्ष में अमेरिका के शेतकरी बांधवों को लगभग 400 अरब डॉलर की सब्सिडी है, $400 बिलियन। और यूरोप के देशों में भी सबसे ज्यादा सब्सिडी शेतकरी बांधवों को है, जापान में भी सबसे ज्यादा सब्सिडी शेतकरी बांधवों को है। तो उनके देशों में चूंकि सब्सिडी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ तो 4 अरब डॉलर के आसपास है, $4 बिलियन भारत में है, अमेरिका में $400 बिलियन है, माने हमसे 100 गुना जास्ती सब्सिडी अमेरिका में है। तो अमेरिका के शेतकरी बांधवों को चूंकि सब्सिडी बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, जो खेती से उत्पन्न वस्तुएं हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ती हैं। यूरोप से जो उत्पन्न वस्तुएं हैं खेती की, वो भी बहुत सस्ती हैं। तो उनकी वस्तुएं चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैसे ही बहुत सस्ती हैं, और भारत की खेती की वस्तुओं को अगर उसी लेवल पे हम प्राइस कैलकुलेट करने लगेंगे तो सबसे ज्यादा मार खाएगा भारत का शेतकरी, क्योंकि इसको हर चीज नीचे हो जाए। अभी तो देखिए, अभी प्रकाश बाबू ने कहा, आप भी देख रहे हैं 1700 रुपए क्विंटल पे कापूस बिक रहा है। अगले साल आप देखेंगे 1200 रुपए क्विंटल में भी नहीं बिके, 1000 रुपए क्विंटल पे भी नहीं बिके। क्योंकि अगले वर्ष से क्या होगा, परदेशी कापूस भयंकर मात्रा में आ जाएगा आपके मार्केट में। अभी तो उसको रोका हुआ है, अगले साल से गेट करार आ जाएगा। गेट करार दो ही चीजों को हटाता है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटाता है और टैरिफ बैरियर कम करता है।
तो आप ना तो क्वांटिटी का रिस्ट्रिक्शन लगा पाएंगे ना ज्यादा टैक्स लगा पाएंगे। तो अभी तो परदेशी कापूस ज्यादा नहीं बिकता भारत में, अगले साल से तो आप देखेंगे अमेरिका का कापूस आ गया, इनका कापूस आ गया, उनका कापूस आ गया, पाकिस्तान का आ गया, थाईलैंड का आ गया, फिलीपींस का आ गया, बर्मा का आ गया, सबका आ जाएगा। तब कापूस का भाव और गिरेगा, क्योंकि तब कापूस का भाव जो तय होगा वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी से तय होगा। अभी तय होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म से। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी क्या कहती है, कोई वस्तु की मांग अगर कम है और उसकी सप्लाई जास्ती है तो कीमत गिरेगी। तो कापूस अगर ज्यादा मात्रा में भारत के बाजार में आया, बाहर से भी आया और यहां से भी उत्पन्न हुआ, तो कीमत उसकी गिरने वाली है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अब जब कापूस की कीमत गिरेगी तो जो शेतकरी कापूस पैदा करता है विदर्भ का, वो तो बेचारा मार खाएगा। मार कैसे खाएगा, कापूस का उत्पादन खर्च बढ़ेगा, क्योंकि यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट की कीमत बढ़ी, बियारण की कीमत बढ़ी, पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ी, बीज का भाव बढ़ा, तो उत्पादन खर्च तो बढ़ा, मार्केट में प्राइस उसको कम मिलेगा, तो दोहरा नुकसान इसको होगा। तब शेतकरी करेगा क्या, वो सोचेगा कापूस मत करो, कुछ और करो। आपने सोचो कापूस बंद करके गेहूं शुरू किया, गेहूं में भी यही पर समस्या। आप बोलो हम जवारी करेंगे, जवारी में भी यही समस्या। आप बोलो हम ये करेंगे, उसी में भी यही समस्या। और अल्टीमेटली होगा क्या कि इसमें जो बड़ा शेतकरी है वो तो किसी तरह से सस्टेन कर जाएगा, लेकिन जो छोटा शेतकरी है, 5 एकड़ में खेती करता है, 2 एकड़ में करता है, 1 एकड़ में करता है, 2-2.5 एकड़ में करता है, 3 एकड़ में, वो मारा जाएगा। उसकी कैपेसिटी नहीं है मार्केट में सस्टेन करने की। और भारत में 70% शेतकरी ऐसे ही हैं जिनका खेती बहुत छोटा है। 5 एकड़ से कम खेती वाले 70% शेतकरी हैं। 30% शेतकरी हैं जिनके पास 70% से ज्यादा 5 एकड़ से ज्यादा खेती है। तो छोटे शेतकरी इसमें सबसे ज्यादा मार खाएंगे, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होने वाली। और वो तकलीफ में क्या होगा, फिर वो कहीं से कर्ज लेंगे, कर्ज ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा, फिर कर्ज का ब्याज नहीं चुका पाएंगे तो आत्महत्या करेंगे। तो अभी आप रोज अखबार में दुखद समाचार पढ़ते हैं कि आज ये शेतकरी ने आत्महत्या की, किसी ने परिवार सहित। अगले वर्ष से ये ऐसे समाचार आपको और ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे। भारत सरकार कहती है कि हर साल लगभग 54,000 शेतकरी देश में आत्महत्या करते हैं, पूरे देश में, सरकार के आंकड़े। लेकिन ये आंकड़े वो हैं जब केस रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट ही नहीं होता है तो पता नहीं कितने आत्महत्या करते हैं, माहिती नहीं। अगले वर्ष से इनकी संख्या आप देखेंगे लगातार बढ़ेगी। आंध्रा में भी बढ़ेगी, महाराष्ट्र में भी बढ़ेगी, गुजरात में भी बढ़ेगी, उड़ीसा में भी बढ़ेगी, सब जगह बढ़ेगी। क्योंकि शेतकरी गरीब हो सकता है, स्वाभिमानी बहुत होता है, थोड़ा भी स्वाभिमान को ठेस लगे वो आत्महत्या करना पसंद करता है। व्यापारी हिंदुस्तान का दूसरे तरह का है। व्यापारी का स्वाभिमान वो गिरवी रख के व्यापार करता है। व्यापारी इस देश में आत्महत्या नहीं करता है, सरकारी अधिकारी भी आत्महत्या नहीं करता, पुढ़ारी तो कभी नहीं करता है। आत्महत्या शेतकरी ही करता है, क्योंकि उसका गरीबी तो है लेकिन स्वाभिमान उसका बहुत है। थोड़ा भी स्वाभिमान पे ठेस लगे, इतना ज्यादा स्वाभिमानी है शेतकरी, उसके घर के सामने कोई बैंक वाला आ गया वसूली करने के लिए, यही उसको लगता है बहुत बड़ा अपमान हो गया। अगले दिन सवेरे तेल पिएगा मर जाएगा, या जंतुनाशक पिएगा मर जाएगा। या पुलिस आ गई उसके दरवाजे के सामने कुछ इस तरह का करने के लिए, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उसको स्वाभिमान सबसे ज्यादा प्रिय है। गरीबी में रहता है लेकिन स्वाभिमान उसने नहीं छोड़ा है। भारत का जो समाज ने स्वाभिमान छोड़ दिया है वो इसमें एडजस्ट कर लेगा WTO में, उसको ज्यादा नहीं आएगी, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे करो। कैसे एडजस्ट कर लेगा? जो व्यापारी अभी भारत के शेतकरी का कापूस खरीद रहा है वो परदेशी कापूस खरीदेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो जिंदा रहेगा। उसको अभी भारत के शेतकरी की कापूस नहीं मिलेगी अगले साल से, वो परदेशी कापूस खरीद के बेचेगा। वो भारत के शेतकरी का गेहूं नहीं खरीदेगा, परदेशी गेहूं खरीदेगा। वो भारत के शेतकरी का चावल नहीं खरीदेगा, परदेशी चावल खरीदेगा। तो व्यापारी तो इसमें एडजस्ट कर लेगा, अधिकारी भी एडजस्ट कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी वो स्वदेशी कापूस का कापड़ पहनता है, फिर परदेशी का पहनेगा, वो तो कहेगा और अच्छा है, मुझको तो परदेशी कॉटन का कापूस का कापड़ मिलता है तो और अच्छा है। वो परदेशी चावल खाएगा और अच्छा महसूस करेगा, परदेशी गेहूं खाएगा और अच्छा महसूस करेगा। तो भारत का अधिकारी को भी तकलीफ नहीं है, व्यापारी को भी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। आएगी वो किसी दूसरे लेवल पे आएगी, यहां नहीं आएगी। और
ज्यादा से ज्यादा तकलीफ जो आने वाली है वो शेतकरी बांधव के लिए कि ये एक ही शर्त उसको खत्म कर देगी। और भारत के शेतकरी की ताकत जो है इस समय बिखरी हुई है। शेतकरी बांधवों का संगठन टूट गया है। पहले शेतकरी बांधवों का संगठन होता था महाराष्ट्र में, लेकिन अभी वो खत्म हो गया। वो संगठन के कुछ लोग एक पक्ष में चले गए, कुछ दूसरे पक्ष में चले गए, कुछ तीसरे पक्ष में, अब संगठन कहीं नहीं है। उत्तर भारत में भी एक अच्छा शेतकरी संगठन होता था, वो भी धीरे धीरे टूट गया। तो सबसे ज्यादा मार जिस संगठन को, जिस वर्ग को होने वाली है वो असंगठित है, इसलिए कोई बड़ा विरोध करने की स्थिति नहीं है और ये तकलीफ आके आने वाली है। ये एक शर्त है गेट करार की। शेतकरी बांधवों के लिए ऐसी 56 शर्तें हैं।